अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे करबला के शहीदों और मातमी जलूसों की। गोशाए हैदर बतूल, अज़मत दीन बकाए इस्लाम और नातिक कुरान सरदार शहबाबुल जन्नत की शहादत का माह मुहर्रम पूरी दुनिया में इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। आज 9 मुहर्रमुल हराम का दिन है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शहदाए करबला का गम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई और अलमदार करबला हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलम और मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। आज सुबह उलमाए कराम और ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम ने करबला वालों की अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डाली और सैयदुश्शुहदा के करबला में क़याम के असबाब की वजाहत की और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मसाइब को बयान किया। इन मजालिस के बाद मातमी जुलूसों का सिलसिला शुरू हुआ जो ताहाल जारी है। मजालिस अज़ा के इनकाद, मातमी जुलूसों, सिक्योरिटी इंतजामात, लंगर और सबीलों के हवाले से जो है तमाम तो डिटेल्स आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताते चलें कि मजालिस का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से अवैस और लाहौर से कैसर इफ्तिखार हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद को रुख करते हैं और बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। अवैस, कहिएगा कि इस्लामाबाद के किन मकामात से जो है वो जुलूस निकाले गए हैं, सिक्योरिटी कैसी है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग इमाम बारगाह G6 असना अशरिया के बाहर मौजूद हैं। आज नमाज ज़ोहरैन के बाद मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ जो कि इस वक्त पुरअमन तौर पर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम तर जो छोटी बड़ी गलियां हैं उनको खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं, जबकि रास्ते में आने वाली बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। 3 जगह वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए जहाँ पर जामिया तलाशी के बाद अज़ादरान को जो है वो जुलूस में शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है। न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि दूर दराज से रावलपिंडी समेत दीगर शहरों से आने वाले जो छोटे बड़े जुलूस हैं वो भी इस जुलूस में आकर शामिल हुए हैं। और जुलूस इस वक्त जो है वो लाल हेडक्वार्टर्स को क्रॉस करते हुए G12 इशारे पर मौजूद है, जहाँ पर मातमदारी की जाएगी। उसके बाद मेलोडी जो है पड़ाव डाला जाएगा, जहाँ पर मेलोडी स्टॉप पर जहाँ पर शोहदा की एक शोदा को खराज तहसीन पेश किया जाएगा और नमाज मगरिब बैन अदा की जाएगी। नमाज मगरिब बैन अदा करने के बाद मातमदारी की जाएगी। मातमदारी करते हुए दोबारा अपने रवायती रास्तों से होता हुआ G6 इमाम बारगाह पर ही इख्तिताम पजीर होगा। पुलिस अफसरान की जानिब से गाहे बगाहे सिक्योरिटी इंतजाम का जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि कॉर्डन ऑफ किया गया मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। जबकि जुलूस जो है वो इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। रास्ते में आज़ादारों के लिए सबीलें लगाई गई ठीक हैं, है, भरपूर इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अवैस साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर की बात कर लेते हैं, कैसर इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, बताइएगा, 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर गामजन है, इंतजामात कैसे हैं, रूट क्या है इस जुलूस का? जी बिल्कुल फैसल, ये जो 2 बजे के करीब जो है वो पांडू स्ट्रीट से जो आज 9वीं मुहर्रम का जो जुलूस था, मेन मरकज़ी जुलूस जो कि पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से जो निकलता है वो अपने जो मुकर्ररा वक्त पर यहाँ से जो निकला था उसके फ़ौरी बाद ये अपने मुकर्ररा जो रास्ते हैं उससे होता हुआ नूरी बिल्डिंग में इन्होंने नमाज ज़ोहरैन अदा की। नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद जो है वो इस वक्त जो मरकज़ी जुलूस है वो अपने मरकज़ी जो मुकर्ररा जो रास्ते हैं वहाँ से होता हुआ ये सबसे पहले सेक्रेटेरिएट के बाद जो है वो ये पुरानी नारकली के बाद AG ऑफिस और उसके बाद ये जो है वो खैमा सादात में जो है वो नमाज मगरिब बैन अदा करेगा। नमाज मगरिब बैन यहाँ पर अदा करने के बाद उसके बाद जो है वो जो उलमाए कराम है वो यहाँ पर जो है वो मजलिस के हवाले से जो ज़ाकिरीन है वो यहाँ पर अपना जो यहाँ पर जितने भी जो ज़ायरीन हैं उनके लिए यहाँ पर जो दर्स दिया जाएगा। और उसके फ़ौरी बाद जो है वो ये जो मरकज़ी जुलूस है जो कि पांडू स्ट्रीट से निकला था वो जो खैमा सादात से होता हुआ जो वापसी का रास्ता जो इख्तियार करेगा और अपने मुकर्ररा जो रूट है उसके ऊपर जो है वो जो होता हुआ जो पांडू स्ट्रीट में ही दोबारा जो है इसका इख्तिताम होगा। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो लाहौर पुलिस की जानिब से तकरीबन 5000 से ज़ायद जो है वो सिक्योरिटी जो अफसरान और जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें एलीट फोर्स है, पीरू है, डॉल्फर है और जो रेस्क्यू 1122 के भी यहाँ पर लोग मौजूद है, ईदी के भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अगर किसी न किसी कोई अल्लाह न करे
पहले कोई नागहानी सूरत हाल होती है तो ईदी और रेस्क्यू 1122 जो है वो फौरी तौर पर उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि यहाँ पर डिविजनल एसपीज, एसएसपी और एसएसपी सिक्योरिटी लाहौर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जितने भी ये जो पांडू स्ट्रीट में जो मरकजी जुलूस जो 9वीं मुहर्रम का है उसके जितने भी रास्ते हैं उनको कॉर्डन ऑफ किया गया है और सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए हैं। बताइएगा कि 3 लेयर्स के अंदर जो है वो 9-10 मुहर्रम से पहले जो है वो मौसम के हवाले से कहा जा रहा था कि शदीद बारिशें हो सकती हैं, इसलिए जो भी इन मजालिस का एहतमाम करे वो तमाम तर एहतियाती तदाबीर को अपनाए। मौसम कैसा है और इस हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई गई है मुंतजमीन की जानिब से? जी बिल्कुल जन्नत, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि गुज़िश्ता काफ़ी रोज़ से जो लाहौर शहर का जो मौसम है वो उसमें अप एंड डाउन आ रहा था, कभी बारिश होती थी और कभी जो है वो हब्स हो जाता था। आज भी जो कि मौसम के हवाले से अगर बात की तो मौसम काफ़ी जो है वो शदीद गर्मी है और सख्त हब्स है, और उसकी वजह से जितने भी जो यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं, जो इंतज़ामिया की जानिब से, डीसी लाहौर की जानिब से और जो मजालिस की इंतज़ामिया, प्राइवेट इंतज़ामिया उनकी जानिब से यहाँ पर जो पंखे लगाए गए थे और वाटर कूलर लगाए गए हैं और जगह जगह पर जो है वो स्पीलें लगाई गई हैं ज़ायरीन के लिए, और ताकि गर्मी की शिद्दत को कंट्रोल किया जाए और कम से कम जो है वो उसको जो ज़ायरीन है उनको उसका एहसास हो। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी हब्स है और टेम्परेचर जो है वो काफ़ी, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं है जिस वजह से हब्स की वजह से जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना भी है। लेकिन उसके साथ साथ वो ज़ायरीन है, हुकूमत पंजाब की जानिब से भी जो ज़ायरीन है उनमें जो है पानी की बोतलें बांटी गई, पंजाब हुकूमत की जानिब से भी इंतजाम जो है वो किए गए हैं। अब ऐसे ये बताइएगा कि 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कितने जुलूस मजमूई तौर पर निकाले जाएंगे और इसके लिए क्या इंतजामात खुसूसी तौर पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इस्लामाबाद में तो मरकज़ी जुलूस जो है वो 9 मुहर्रमुल हराम को निकाला जाता है, क्योंकि दूसरे शहरों से भी यहाँ पर जो आज़ादारान है छोटे बड़े जुलूसों की शक्ल में यहाँ पर आते हैं। लेकिन 10 मुहर्रमुल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो रावलपिंडी से बरामद होगा और रावलपिंडी फवारा चौक पर जाकर शाम के रात के अख्ताम कदीमी इमाम बारगाह पर अख्ताम पजीर होगा, जिसका बताया जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से कि 35 से 40 छोटे बड़े जो जुलूस हैं वो मरकज़ी जुलूस में वो पहुँचते हैं और मरकज़ी जुलूस में शामिल होते हैं। उस हवाले से रावलपिंडी पुलिस की कल के हवाले से भी तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर बात करें तो आज जो मरकजी जुलूस है वो G6 असना अशरिया इमाम बारगाह से बरामद हुआ, उसके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। दीगर जो पूरे इस्लामाबाद ज़िला भर से जो 12 से 14 छोटे जुलूस थे वो इस जुलूस में आकर शामिल हुए और इस वक्त भी बताया जा रहा है कि काफ़ी हज़ारों की तादाद में आज़ादारान हैं जो इस जुलूस में शामिल होते हैं। मुकर्ररा रास्तों पर ये जुलूस रवान दवा है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस, इस्लामाबाद से हमें अपडेट थे। लाहौर से कैसर इफ्तिखार मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। पेशावर का रुख करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं। काशिफ अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा कि पुलिस की कितनी नफरी को तैनात किया गया है? में पेशावर सदर इमाम बारगाह हुसैनिया हाल के सामने मौजूद हूँ। सुबह 10 बजे 9 मुहर्रम का मातमी जुलजना जुलूस यहाँ से बरामद हुआ था और सदर रोड से होते हुए अपने मुकर्ररा रिवायती रास्तों से होते हुए जो ग्रीन शादी हाल चौक है वहाँ पर पहुँच गया था। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो ज़ोहराना का नमाज जो है ये जो यहाँ पर शुरका हैं, आज़ादार हैं, वो कालाबाड़ी में अदा कर चुके हैं। उसके बाद चौक फुआरा से होते हुए अब यहाँ दोबारा इमाम बारगाह हुसैनिया हाल पे ये जो जुलूस है ये इख्तिताम पजीर हुआ है। शहर के जितने भी दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस और चाक व चौबंद दोस्ते जो हैं वो खड़े हैं और शहरियों की जामे तलाशी के बाद उनको अंदर जाने देते हैं। जी ठीक है, काशिफ पेशावर से आगाह कर रहे थे। कोयटा का रुख कर लेते हैं, मुहिबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुहिब, बताइएगा 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है, इंतजामात कैसे किए गए हैं रूट पर? नवे मुहर्रम हराम शबीजुलजना का जुलूस जो है इस वक्त इमाम बारगाह नासरुल आज़ा में कांगी रोड से जो है वो बरामद हुआ है। अगर हम लोग बात करें तो आज नवे मुहर्रम हराम के लिए जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 5000 से जायद सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, जिनमें पुलिस, एफसी और बलूचिस्तान कंस्टेबलरी के जो जवान हैं वो तैनात किए गए। अगर हम लोग बात करें तो जुलूसों की जो रूट है उनको जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। यहाँ पर जो दुकानें हैं, मार्केटें हैं, उनको भी सील कर दिया गया है। और साथ ही में आज नवे मुहर्रम हराम के मुनासिब सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जो है मोबाइल सर्विस और नेट सर्विस जो है आज रात तक जो है वो बंद रहेंगे। जी।
ठीक है, मोहिबुल्लाह हमें बता रहे थे कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, एफसी के एहलकार भी तैनात हैं। बात कर लेते हैं कराची की और जानते हैं कि कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है और किन मकामात से जो हैं वो जुलूस निकाले गए हैं और अल्टरनेटिव रास्ते क्या हैं। जी शाहमीर हमारे साथ हैं, शाहमीर बताइएगा। उसके लिए जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं पे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी एक जामिया ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने की कोशिश की जा रही है। गुरु मंदिर और अहमद जना रोड दोनों मुकामात ऐसे हैं जहां से ट्रैफिक को डाइवर्जन दी गई है और यहाँ पे रुकावटें लगा के जो है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए शाहराह को जो है वो बंद कर दिया गया है। सिर्फ खुसूसी पास की जो हामिल गाड़ियां हैं उनको इस रूट पे जाने की इजाज़त है, क्योंकि यही वो रूट है जो जहाँ पे मरकज़ी जुलूस निकाला जाता है। अगर ट्रैफिक के प्लान की बात की जाए तो जो शाहराह गुरु मंदिर की जानिब आती है वहाँ पे रुकावटें रख के उसको बंद किया गया है। यूनिवर्सिटी रोड, जेल चौरंगी, साथ साथ लसबेला से जो है वो ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए डाइवर्जन दी गई है। हर किस्म की हैवी ट्रैफिक को शहर के अंदर दाखिल होने में मुकम्मल तौर पर जो है पाबंदी आयद कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जिनकी नफरी तकरीबन 1000 के करीब बताई जा रही है, वो मरकज़ी जुलूस के अतराफ और शहर भर में तैनात रखे गए हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी को बआसानी बहाल रखा जा सके। जी, और अब फैसलाबाद की बात कर लेते हैं, वहाँ पर इंतजामात कैसे हैं और जुलूस के रास्तों पर खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी कैसी है। शहरोज़ इबाद ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज़ बताइएगा किन रास्तों पर जुलूस रवां दवा हैं और ट्रैफिक प्लान क्या मुरतब किया गया है। इसी तरह फैसलाबाद में भी मुहर्रमुल हराम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और आज 9 मुहर्रम के हवाले से फैसलाबाद में भी मजालस और जुलूस जो है उनका इनकाद किया जाएगा, जिसके लिए फैसलाबाद पुलिस और फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो अपना जो सिक्योरिटी प्लान है वो तरतीब दे लिया है। इस वक्त CTO फैसलाबाद मकसूद अहमद लोन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारी जो मजालिस होंगी वो 45 हैं और 32 हमारे जुलूस हैं। इसके लिए ट्रैफिक की ड्यूटी लगा दी गई है। तमाम वेन्यू पे ट्रैफिक मुलाजमिन ड्यूटी करेंगे, तकरीबन 350 के करीब ट्रैफिक मुलाजिम ड्यूटी करेंगे और तमाम जुलूस और मजालिस को ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए उनकी ड्यूटियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। 3000 से ज़ायद एहलकार आज पुलिस के जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। फैसलाबाद के दीगर इलाकों में भी जहाँ जहाँ कैमरे लगाए गए हैं वहाँ पर जो है उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और सख्त सिक्योरिटी आज दी गई है 9 मुहर्रम के हवाले से। जी, फैसलाबाद के बाद रुख करते हैं मुल्तान को और बात करते हैं अपने नुमाइंदे हसान शेख से। हसान, कहिएगा कि मुल्तान में क्या इंतजामात किए गए हैं और ट्रैफिक प्लान क्या मुरतब किया गया है। बिल्कुल, 9वीं मुहर्रम के हवाले से इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से निकाला जाने वाला जो मरकज़ी मातमी जुलूस है वो इस वक्त जो है अपने रवायती रास्तों पर गामजन है और आज़ादारों की एक कसीर तादाद जो है वो इस जुलूस में मौजूद है। इस जुलूस को एक ख़ास हैसियत हासिल है क्योंकि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अलमुरजुलजना का जुलूस जो है वो इसको खिलाया जाता है। इस वक्त जो है जुलूस के मुंतज़मीन हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ हम बात कर लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? इंतज़ामिया ने हमारे साथ साथ जहाँ से भी कोई मसला हुआ है बड़े एहसन तरीके से उन्होंने हमारे साथ जो है ताउन करा है और सारी रात से वो हमारे साथ लगे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में आप जितने भी डिपार्टमेंट हमारे साथ आते हैं, मसलन जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपने अलहदा से फर्स्ट एड कैंप लगाया हुआ है, 11 2 है, और जो हमारे सिविल डिफेंस वाले हैं ये सारे हमारे साथ जो है अच्छी तरीके से ताउन करते हैं और हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के जो सूरत हाल है वो पुरअमन है और जो मुंतज़मीन है वो भी इस वजह से जो है मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि मुल्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है। जी, और अब बात कर लेते हैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर की। यहाँ पर भी 9 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जुलूस निकाले गए हैं जो कि मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए अपने मंजिल पर जाकर इख्तिताम पजीर होंगे। वकास काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट्स उनसे जान लेते हैं। वकास, बताइएगा जुलूस किन रास्तों पर गामजन है और सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? 9 मुहर्रमुल हराम के मौका पर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 82 मकामात पर जो है वो मजालस का सिलसिला जो है वो जारी है और ये तमाम मजालस जो है वो नमाज मगरब से कबल जो है वो इख्तिताम हो जाएंगी और इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद समेत वादी नीलम और वादी जेलम से कुल जो है वो 18 जुलूस आज के रोज़ बरामद हो रहे हैं, जिनमें से वादी नीलम और वादी जेलम की जानब से आने वाले जुलूस वो हैं वो मुजफ्फराबाद की जानब इस वक्त गामजन है, जबकि सबसे बड़ा जुलूस दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बेला नूर शाह इमाम बारगाह से निकाला
निकाला जाएगा, जो कि मरकजी इमाम बारगाह पीर अलम शाह बुखारी पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। तमाम छोटे बड़े इलाकों से आने वाले जुलूस जो हैं वो मरकजी इमाम बारगाह पीर अलम शाह बुखारी पहुंचेंगे और यहाँ पर इख्तिताम पजीर होंगे, जिसके बाद बाकायदा जो है वो मजलिस का, 9 मुहर्रम की मजलिस का इनेकाद किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस मौका पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कुल 500 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार है वो तैनात किए गए हैं इमाम बारगाहों के बाहर से, और इसके साथ साथ ड्रोन कैमरों की मदद से भी जो है वो जुलूस के रास्तों की निगरानी की जा रही है, जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नजर न्याज और इसके साथ साथ जो सबीलें लगाने का सिलसिला भी जारी है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि झंग में क्या सूरत हाल है। वहाँ से भी मरकजी जुलूस जो है वो बरामद हुआ है, जो कि मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। हमारे नुमाइंदे अली अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं। अली, बताइएगा। दीन इस्लाम की बका के खातिर करबला के तपते सराव में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा को ख़राज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में 9वीं मुहर्रमुल हराम के रोज़ झंग में 231 मजालिस और 73 जुलूस बरामद होंगे। जुलूस की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। ए कैटेगरी के 7, बी कैटेगरी के 20 और सी कैटेगरी के 40 जुलूस बरामद होंगे। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो झंग पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 2800 से ज़ायद पुलिस का एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे और इनकी मावनत के लिए 1500 से ज़ायद रज़ाकार इनके साथ ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इस पाक फ़ौज और रेंजर्स के दस्ते इनकी मावनत के लिए ज़िला भर में मौजूद हैं। जी ठीक है, अली अब्बास हमारे नुमाइंदे हमें झंग की तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे और कह रहे थे कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरों में इस वक्त 9वीं मुहर्रम के हवाले से मरकज़ी जुलूस जो है वो निकाला गया है और इस जुलूस में तमाम तर जो इंतजाम हैं वो भी मुकम्मल किए गए हैं। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो हुकूमत की जानिब से पहले ही सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया था। फुल प्रूफ सिक्योरिटी है ताकि किसी किस्म का भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। हमने आपको चंद शहरों का अहवाल बताया कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या इंतजाम किए गए हैं। ऑल्टरनेट रूट्स भी ट्रैफिक के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। ट्रैफिक प्लान पहले ही दे दिया गया था ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, ताकि जो सफ़र करने वाले लोग हैं, मुसाफिर हैं, उन्हें दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस हवाले से जो जहाँ पर सिक्योरिटी ख़दशात थे वहाँ पर रास्तों को बंद भी किया गया है। ख़ुसूसी तौर पर अगर कराची की बात की जाए या दीगर शहरों की बात की जाए जिसमें पेशावर शामिल है, कोयटा शामिल है, यहाँ पर सिक्योरिटी ख़दशात के बायस बहुत से रास्तों को बंद कर दिया गया है और जुलूस के शुरका को भरपूर अंदाज में फैसिलिटेट भी किया गया है ताकि वो पुरअमन तरीके से अपनी मनाजिल पर पहुँच सकें। 9 मुहर्रमुल हराम के ये मरकज़ी जुलूस हैं जो कि मुख्तलिफ़ शहरों में अपनी मनाजिल की जानिब गामज़न हैं और शाम मगरिब के वक्त ये अपनी मनाजिल पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होंगे और उसके बाद मजालिस अज़ा यहाँ पर मुनाकिद की जाएंगी, जिसके बाद 10वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की तैयारियाँ भी की जा रही हैं और फिर 10वीं मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में भी मरकज़ी जुलूस, ना सिर्फ मरकज़ी जुलूस बल्कि दीगर शहरों से भी जो है वो छोटे जुलूस बरामद होंगे और अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर गामज़न रहेंगे। ठीक है, इस्लामाबाद का रुख करते हैं और बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे नईम जंजुआ से, जो कि हमें बताएंगे कि ट्रैफिक प्लान क्या मुरतब किया गया है। नईम, बताइएगा इस बारे में। जो 9वीं मुहर्रम का इस्लामाबाद का जो मरकज़ी जुलूस है G62 इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद हुआ और अब जो है ये अपने जो रिवायती रास्ते हैं वहाँ से होता हुआ दोबारा जो है वो G62 की तरफ रवां दवा है और इस वक्त जो है ये 1-2 चौक में है। हमारे साथ CTO सरफराज विरक मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी डाइवर्जन है और ये सिलसिला कब तक चलेगा और ये डाइवर्जन कब तक लगी रहेंगी। अभी भी हमारे ट्रैफिक के अफसरान जवान जो हैं वो उन पॉइंट्स पे मौजूद हैं। एक महफूज फासले पे हम डाइवर्जन देते हैं और जो आने वाली ट्रैफिक है उसको मुतबादिल रास्तों पे मोड़ दिया जाता है। जैसे कि जो ट्रैफिक 0 पॉइंट की तरफ से आ रही है उसको वहाँ से हम मोड़ के जिना एवेन्यू की तरफ ले जाते हैं और जिना एवेन्यू से अगर उन्होंने प्रोसीड करना है टूवर्ड्स रेड जोन या एम्बेसी रोड तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जुलूस जो है जिस तरह ही इख्तिताम पजीर होगा तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो एहलकार वहाँ पे मौजूद है वो तमाम रास्तों को खोल देंगे और उसके बाद जो है वो शहरी अपना सफ़र जारी रख सकेंगे। जी, और लाहौर से आपको अपडेट करें तो 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ है जो अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर गामज़न है। हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा रमज़ान बेग इस वक्त CTO हमारा अतर के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि ट्रैफिक प्लान क्या मुरतब किया गया है, दीगर इंतजाम क्या हैं। रमज़ान बेग, बताइएगा।
बिल्कुल पांडुगढ़ स्ट्रीट का सिटी ऑफ लाहौर ने मुख्तलिफ रूट्स का दौरा किया है। उनसे पूछते हैं कि कितने ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर तैनात किए हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि कितने ट्रैफिक वार्डन तैनात किए हैं और क्या डाइवर्शन लगाई गई हैं? जो पांडु स्ट्रीट है उसकी तकरीबन 19 बड़ी डाइवर्जन्स हैं और जो छोटी डाइवर्जन्स हैं, प्लगिंग्स हैं गलियों के अंदर, वो तो आपको पता है बेशुमार हैं, लेकिन जो बड़ी डाइवर्जन्स हैं वो 19 के करीब हैं और उन तमाम का जो अल्टरनेट रास्ता है वो प्रोवाइड किया गया है। लेकिन जो इसमें हमें सहूलत रहती है वो ये है कि आज का दिन क्योंकि दफातर भी बंद हैं, मार्केट्स भी बंद हैं और हमारे पास ऐसी कोई ट्रैफिक का लोड नहीं है। आपने देखा होगा सड़कों के ऊपर कि बहुत कम ट्रैफिक है, ना होने के बराबर है, तो इसलिए हमें कोई उस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई भी ट्रैफिक के प्रॉब्लम नहीं आते आज के दिन। और वैसे भी आज के दिन आपको पता है पहली प्रायोरिटी जो है वो हमारी सिक्योरिटी है। जी बिल्कुल जी, सिटी ऑफ लाहौर हमारा अतर हमारे साथ मौजूद थी और उनका कहना है कि रूट्स के रास्तों पर ट्रैफिक वार्डन्स वो भी तैनात हैं, डाइवर्शन लगाई गई है ताकि शहरियों को मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। जबकि जो रूट के रास्ते लेडी कांस्टेबल्स भी ट्रैफिक है उनको भी तैनात किया गया है ताकि लेडीज़ को अच्छे तरीके से चेक करने के बाद जो है जुलूस में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। जी, मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, साथ रहिए। ब्रेक के बाद बन्नू कैंट में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, इस हवाले से बात कर लेते हैं। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज सुबह सवेरे दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू कैंट छावनी में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके के नतीजे में दीवार का एक हिस्सा गिर गया। दीवार गिरने से 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। जवाबी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दलेरी से मुकाबला करते हुए तमाम 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार ज़िले हुसैन, हवालदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज़ खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नाइक सब्ज़ अली शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशत की ये घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की है, जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल न होने और इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तारुफ करवाए चलती हूँ। नुमाइंदा खुसूसी गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गजाला में आपकी तरफ आऊँगी, कहिएगा कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं उन्होंने बड़ी दलेरी से इसका मुकाबला किया है। मज़ीद तफ्तीश में कुछ मालूम हो सका, क्या कुछ सामने आया? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि एक अफसोसनाक वाक़या जो कि गुज़िश्ता रोज़ पेश आया और जिसमें कोशिश की गई दहशतगर्दों की जानिब से कि सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाए और एक बड़ा हमला किया जाए। ताहम खुशकिस्मती से और सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर ऑपरेशन के नतीजे में न सिर्फ ये कि इस हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया गया, बल्कि बन्नू कैंट को एक बहुत बड़ी तबाही से भी बचाया गया। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पर जो है जिम्मेदारी आयद की गई है ISPR की जानिब से। ISPR ने इसकी बाकायदा तस्दीक करते हुए ये कहा कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो कि अफगानिस्तान से काम करता है, बन्नू में होने वाली दहशतगर्दी की इस घनावनी कार्रवाई का जिम्मेदार भी यही ग्रुप है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से मुतल्लिक हम जानते हैं कि माजी में भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में न सिर्फ ये कि मुलव्विस रहा है, बल्कि इन कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भी करता रहा है। इस हवाले से न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की जानिब से जो शवाहिद हैं वो दुनिया भर के सामने पेश किए गए, बल्कि अफगान अबूरी हुकूमत के साथ भी इन शवाहिद को मुतअद्दिद दफ़ा शेयर किया गया और अफगान अबूरी हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि जो न सिर्फ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप बल्कि दीगर जो ग्रुप भी अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गजाला, ये बताइएगा कि अभी डेरा इस्माइल खान के हवाले से भी खबर आई है, उस बारे में ISPR की जानिब से क्या बताया गया? बिल्कुल, आज एक और निहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया और आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि दहशतगर्दों को जब मुंह की खानी पड़ रही है हर तरफ से, तो अब उन्होंने जो मासूम शहरी हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रूरल हेल्थ सेंटर है कीड़ी शमोजई जो कि जिला डेरा इस्माइल खान में वाक़या है, वहाँ पर गुज़िश्ता रात को दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने हमला किया और अफसोसनाक अमर यह है कि दहशतगर्दों के इस ग्रुप ने पे दर पे नाकामियों के बाद मासूम शहरियों को और जो लेडी हेल्थ वर्कर्स वहाँ पर मौजूद थी उनको निशाना बनाया।
इस अफसोसनाक नतीजे में जो सान्या हुआ, उसके नतीजे में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स शहीद हुई, 2 बच्चे शहीद हुए और एक चौकीदार जो कि रूरल हेल्थ सेंटर की हिफाजत के लिए मामूर था, वो भी शहीद हुआ। 5 शहादतें इस वाक़े में हुई हैं। गजाला साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब, दहशतगर्दों की जानिब से बुज़दिलाना वार किए जा रहे हैं। बन्नू में हुआ, अब डेरा इस्माइल खान में भी इस तरह का वाक़या पेश आया है। क्या वजह है कि केपी में एक बार फिर से हमें ये दहशतगर्दी सर उठाते दिखाई दे रही है? इस बैकग्राउंड पे तो बहुत दफा बात हो चुकी है कि इसकी वजूहत क्या है। सबसे पहले जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब से राब्ता बहाल करेंगे और उनका तज्जिया लेंगे। एक अफसोसनाक खबर है कि वकार खान साहब, आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। जी 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 हाँ, मैं कह रहा था कि इस पे ऑलरेडी बहुत पहले एनालिसिस हो चुका है। इसकी वजूहत क्या है? सबसे पहले ताज़ियत जो खानदान अफेक्ट हुए हैं, शोधा के जो लवाहिकीन है, और सबसे अफसोसनाक चीज़ ये है कि जब इनको नाकामी हुई बन्नू में, तो फिर DI खान में एक लेडी, आप कह लें कि रूरल हेल्थ सेंटर पे हमला करके खवातीन और बच्चों को शहीद किया गया। तो ये टोटल इनकी औकात है। और अभी जो आई थिंक अज़्म इस्तेकाम की जब बात हुई, सबसे अफसोसनाक चीज़ ये है कि फौज को या पुलिस है या लॉ इन्फोर्समेंट जब लड़ती है, तो ऐसा लगता है कि पीछे से लोगों ने उनको काबू में किया हुआ है। वो चाहते हैं कि जो फौज है उसके हाथ बांध के लड़ाया जाए। अनफॉर्चुनेटली इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ी पॉइंट स्कोरिंग की। फिर मुझे इवन मौलाना साहब पे बड़ा अफसोस है, जो DI खान के वहाँ के रिहायशी भी हैं, वहीं से इलेक्ट होते हैं, कि उनके अपने घर में इतनी दहशतगर्दी हो रही है। एंड समहाउ दे वर बेसिकली टॉकिंग कि जी नहीं, बातचीत की जाए। तो खारिज से क्या बातचीत की जाए? मेरे ख्याल में अभी जो अज़्म इस्तेकाम के 3-4 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं, उन पे आई थिंक फोकस करना चाहिए। आर्मी ने, लॉ इन्फोर्समेंट बड़ा क्लियरली कहा है कि हम दहशतगर्दों से 100% लड़ेंगे, लेकिन दहशतगर्दी के लिए फिर पूरी कौम को यूनाइट होना है। उसमें जो सिविलियन ओनरशिप है, स्पेशली पॉलिटिकल ओनरशिप बाय बोथ द प्रोविंसेस, और इवन अगर पंजाब में होती है या सिंध में होती है, वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट्स की ओनरशिप है। इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी है। फिर आपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो फौज के अलावा है, उनको स्ट्रेंथन करना है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। उसके साथ साथ फिर आपने बेसिकली लेके चलना है जो अदालती सिस्टम है, उसको ज़रा बेहतर बनाना है। बिकॉज इमेजिन कि अगर इसमें कुछ टेररिस्ट पकड़े जाते हैं जब ये लड़ाई होती है, तो वहाँ पे फिर जो पुराना एविडेंस का कानून है वो कैसे नाफिज किया जाए? जब फायर फाइट हो रही है तो टाइम उनको रिलीफ मिल जाता है, जिससे उनके बड़े हौसले बुलंद होते हैं। लेकिन देयर इज अ डिटर्मिनेशन बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बाय द गवर्नमेंट और मिलिट्री के, इंशाल्लाह इसको फाइट किया जाएगा। बाकी तालिबान के साथ आई थिंक बड़ा क्लियरली चीज़ें शेयर भी की गई, लेकिन चीज़ें अभी इससे बहुत आगे जा चुकी हैं। अभी फिजिकल जो एक्शन है बेस्ड ऑन अज़्म इस्तेकाम की जो स्ट्रेटजी, जो कंटिन्यूटी है, पिछले जितनी भी एंटी टेररिस्ट लेट्स से स्ट्रेटजीज बनी हैं या प्लान बने हैं, नेशनल एक्शन प्लान 1 था 2014 का, फिर PTI के टाइम पे एक और प्लान बना, पार्ट ऑफ नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जब आई, उसी की बेसिकली कंटिन्यूटी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रोजाना शहीद हों, फिर उधर से बैठ के गालियां भी दी जाएं फौज को, और ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। एंटायर नेशन हैज टू फाइट विद द नेशन। यकीनन कामयाब कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं इन दहशतगर्दों के खिलाफ। अफगानिस्तान के हवाले से हम काफ़ी दफ़ा पहले भी जो है वो बात कर चुके हैं। आप समझते हैं कि जो अब तक इकदाम उठाए गए हैं अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल ना होने देना, इस हवाले से जो अफ़गान हुकूमत के साथ मामलात उठाए गए या दीगर ममालिक को ये बावर करवाया गया, वो काफ़ी हैं या अभी मज़ीद आगे बढ़ने की ज़रूरत है? इसमें आई थिंक तीनों फ्रंट पे बायलैटरली तो होता ही है, जो डोजियर शेयर की जाती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, जिसपे आई थिंक ज्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। फिर रीजनल है, रीजनल फ्रेमवर्क में जो ममालिक हैं अफगानिस्तान के सराउंडिंग, उन्होंने बड़ी दफा उनको किया। फिर UN की भी रिपोर्ट कल आई है जिसमें बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया कि पाकिस्तान में टेररिज्म बाय TTP इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है। फिर एक सबसे जो स्टार्टलिंग रिपोर्ट है वो तो सारा एडम जो CIA की एक एजेंट है, उसका इंटरव्यू है, जिसमें वो 100% श्योरिटी के साथ कह रही है कि इसमें भारत $10 मिलियन शायद एक महीने में फंड करता है तालिबान को बकायदा। US जो है उसका फंड आता है वाया स्विट्जरलैंड $87 मिलियन पर वीक। जस्ट इमेजिन के कौमें कहती क्या है और कर क्या रही हैं। तो बैटल ग्राउंड तो बेसिकली पाकिस्तान है। और आज एक और स्टेटमेंट है इसका, जो नूर वली मसूद है, सो कॉल्ड जो ख्वारिज का हेड है या TTP का, कि जी हमारी ना गजा से कोई रिलेशनशिप है ना कश्मीर से, हमने तो लड़ना है पाकिस्तान के साथ, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और सारी डेवलपमेंट को अटैक करेंगे। तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि किस तरीके से फोर्सेज अरेड है। अभी भी अगर किसी को शक है कि इसके अंदर जो है हमने क्लियरली स्टांस नहीं लेना, तो मेरे ख्याल हम शायद ख्वाब की दुनिया में रह रहे हैं। ISPR ने पिछली ब्रीफिंग में बड़ा क्लियरली बताया था
बेसिकली तमाम बड़े बड़े एंकर्स भी वहाँ पे थे और यही बातचीत हुई थी कि जी मेनली इट इज टू बी ओन्ड बाय द एंटायर नेशन और स्पेशली जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो ओनरशिप लें। अच्छा तो सर, आई जब एम श्योर आपने इंशाल्लाह ये सारे गुफ्तगू प्लेयर का दिए आगाज जाएंगे। किया तो आपने सियासतदानों का जिक्र किया। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो केपी में उनकी हुकूमत है और जब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई थी तो चारों सूबों के वज़ीर आला उस इजलास में शरीक थे, सब ने हामी भरी थी, लेकिन हमने देखा कि वज़ीर आला केपी जब बाहर आए तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल तब्दील था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पेज पर लाना कितना ज़रूरी है और ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? जी मेरे ख्याल में इसमें एपैथी है, पॉलिटिकल एपैथी है कि आप एक तरफ एग्जीक्यूटिव के जो डिसीजन मेकिंग उसमें बैठे होते हैं और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। क्या डीआई खान जो है अगर वहाँ पे एक रूरल हेल्थ सेंटर पे अटैक होता है तो क्या वजीर आला का ये अपना हल्का नहीं है? तो क्या इस पे ओनरशिप मेरे ख्याल सबसे ज्यादा कंसर्न उनको होना चाहिए कि उनके घर में हमला हो रहा है। दूसरा ये है कि अफगान रिपेट्रिएशन जो है स्पेशली इलीगल अफगान की जो रिपेट्रिएशन इस पे बहुत शोर मचाया 2-3 पार्टियों ने। जस्ट इमेजिन कि अगर ये 15-20 लाख इलीगल यहाँ पे हैं जिनका आप पास कोई सही तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लोग आते हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान, काफी मूवमेंट होती है, जितना मर्जी आप रोक लें 3 लाख अफगान हर महीने क्रॉस करता है फॉर वेरियस रीजन। बिजनेसेस हैं, तालीम है, हेल्थ के लिए खवातीन आती हैं यहाँ पे कोयटा और पेशावर के हॉस्पिटल में ज़िंदगी के टाइम पे बिकॉज वी बिलीव के हमारे बहन भाई हैं। लेकिन अगर इस गांव में लोग आ जाते हैं और फिर स्टे करते हैं, साफजारे टेरस जब आते हैं, गाड़ियां आती हैं कहीं ना कहीं ये पार्क होती हैं, उसके बाद ये मूव करती हैं, जिस तरह ये VVID का अटैक है, तो ये गाड़ी जो थी साफजारे कहीं ना कहीं से तो आई है। तो इसमें अगर इस पे बात की जाए कि इसके अगेंस्ट हमने एक एक्शन लेना है या पूरी कौम ने यूनाइट हो, तो इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग होती है। अज़्म इस्तेहकाम वही कंटिन्यूटी है जो पिछली पॉलिसी। हाँ ये जरूर पिछले 1.5 साल में आपने देखा है कि एक डिटर्मिनेशन है कि हम काम नहीं करेंगे, विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस ख्वारिज, और होना भी नहीं चाहिए। ये आई थिंक बड़ी बुज़दिली होगी कि इस पे कॉम्प्रोमाइज किया जाए। इंशाल्लाह फौज भी लड़ेगी और आवाम को इसके लिए तैयार होना चाहिए। हाँ ये जरूर है पॉलिटिकल ओनरशिप हो, आप जो है ये पॉइंट स्कोरिंग से बाहर निकलें। वोट बैंक पॉलिटिक्स है जिसमें जाली शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, कुछ और अफगान हमारे भाई हैं, लेकिन अगर आप उनको मिस यूज करते हैं तो फिर आई थिंक इसमें टेररिज्म में सपोर्ट होती है। तो अभी मेरे ख्याल आंखें सबसे इम्पोर्टेंट सर यही है कि पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए, तभी ये तमाम तर मसाइल जो है वो हल होंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान हमारे साथ मौजूद थे और गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की कि महंगाई के मारे आवाम का इस वक्त बुरा हाल है। ऐसे में हुकूमत गरीब आवाम के मौशी कत्ल पर तुल गई है। हुकूमत ने महंगाई के जख्मों पर मरहम की बजाय महंगे पेट्रोल का बम मारकर आवाम के जख्मों में इजाफा कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 10 रुपए इजाफा कर दिया है, जबकि पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपए 60 पैसे इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 283 रुपए 63 पैसे हो चुकी है। हुकूमत ने नई कीमतों के हवाले से मुरासला भी जारी कर दिया है। इस हवाले से आवाम का रद्द-ए-अमल सामने आया है। डिटेल्स के लिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मरे को मारे शाह मदार, महंगाई के जख्मों को सहलाते अवाम पर नारों की हद तक गरीब परवर हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। परेशान हाल अवाम कहते हैं, लगता है हुकूमत गरीब मुकाओ जान छुड़ाओ के फार्मूले पर दिन रात अमल पैरा है। अवाम को पता भी नहीं है इस बात का, रातों रात उन्हें बढ़ा दिया। हम रात को सो रहे, सुबह पता लगता है पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाए, इन्हें कुछ भी एहसास नहीं है। कुछ भी पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, क्या करें। बजाय 270 करते हैं, महीने बाद फिर 280 रेट कर देते हैं। सस्ता कोई चीज़ नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही क्या करें। 100 का डलवाते हैं, समझ नहीं आती है कितना चले कितना नहीं चले। अवाम का कहना है वो अवामी नुमाइंदे कहाँ हैं जिनके दिल में दर्द उठता था। हुकूमत ने सानू निचोड़ना है, जिस तरह की मर्जी चल जाए। ये अंदर एसी में बैठे हुए ऑर्डर करते हैं और तेल बढ़ जाता है, गैस बढ़ जाती है, बिजली बढ़ जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं अगलों के, क्या अपनी रोटी पूरी करें कि पेट्रोल पूरा करें। शहरियों का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का सुनामी सब कुछ बहा ले जाएगा। अरे दूसरे दिन जो है ना कीमतों के रेट्स बढ़ रहे हैं। 1 रुपया अगर कम करते हैं तो 10 रुपये बढ़ा देते हैं। पेट्रोल इतना महंगा किया कि खीर कर दी थी। जो भी इन्होंने जिथे भी चल जाओ, किसी झील चल जाओ, असीं जाने हैं, सवारी पुछदी है, रोंदी है, भाई साढ़े को पैसे है नहीं। जो एक दिहाड़ीदार बंदा है वो अपने ऑफिस के लिए पेट्रोल का बंदोबस्त करेगा या अपने घर के खर्चे के लिए बिजली के बिल के पैसे इंतजाम करेगा। अवामी हलकों का कहना है हटो बच्चों की सदाओं में 32 आगे 36 पीछे, शाह से ज्यादा शाह के वफादारों के झुरमट में आकर माशी इस्तेहकाम का भाषण देने वाले माशी नवशनास इक्तसादी उमूर के माहिर वज़ीर खजाना क्या इसलिए लाए गए हैं कि गरीब अवाम को जिंदा दरगोर कर दिया जाए।
तो विफाकी बजट पेश होने के बाद से ही हुकूमत जो है वो आवाम को तकलीफ पे तकलीफ दे रही है और आवाम मुंतज़िर हैं कि कोई अच्छी खबर मिले और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें कमी वाक़ हो, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी पर ही बात करने के लिए गुलफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर जैसा कि मैंने कहा कि आवाम जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ हो। विफाकी बजट भी आपके सामने है, तो क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? देखिए जी, पहली बात ये है कि अगर ये मुमकिन होता कि कमी हो सकती तो फिर इतना ज्यादा इजाफा ना होता। बिल्कुल। ये इतना बड़ा इजाफा जो हुआ है, अचानक हुआ है, ये यही जाहिर करता है कि जब भी मौका मिला हुकूमत को ये और इजाफा करती चला जाएगी, क्योंकि हकीकत में ये हुकूमत के अंदर वो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जो एक हुकूमत को फहाल बना सकता है, वो हुकूमत को एफिशिएंट बना सकता है और अवाम की साथ उनको राब्ता होता है। क्योंकि ये तो देखिए, पहली बात ये है कि जैसे हम सब जानते हैं कि राब्ता हुकूमत के साथ अवाम का अपने वोटों के जरिए होता है, लेकिन वो वोट का तो इसमें सिलसिला ही नहीं है, इसलिए अवाम की का प्रेशर भी नहीं है इनके ऊपर। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा बेहिसी या इतनी ज़्यादा अवाम के दुश्मन पॉलिसी नहीं बनती थी, क्योंकि अवाम की को जो उनका कोई ख्याल रखा जाता है। लेकिन इस वक्त यही जाहिर हो रहा है कि जहाँ पर भी हुकूमत अवाम के ऊपर तकलीफ बढ़ा सकती है वो बढ़ा रही है। या तो ये है कि वो अवाम के से रूट से नहीं निकल कर आई है, या फिर ये है कि ऐसे मसाइल हैं जिसको हल करने के काबिल हुकूमत नहीं है। गुलफराज साहब, हुकूमती नुमाइंदगान से बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि इकनॉमिकली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। IMF का प्रोग्राम वो भी है, उसकी शराइत भी जो है वो माननी है और इसी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया जा रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें अगर हो जाएं, अगर एक दफ़ा वो वसूल कर लेते हैं तो आपके ख़्याल में उसके बाद फिर आवाम को कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद हो सकती है? देखिए जी, जहाँ तक टैक्सों की बात कर रहे हैं, टैक्सों का अब आगाज हुआ है। उन टैक्सों की वजह से जो अवाम के ऊपर मजीद बोझ आएगा वो तो अगले 2-4 हफ्तों के अंदर अवाम को पता चलेगा कि हर एक चीज जो उनकी कॉमन यूज की आइटम थे वो चीज अभी उनकी दस्तरस से बाहर निकलती जा रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में रिलीफ का इस वक्त मैं सामने कोई चांस नजर नहीं आ रहा। अगर रिलीफ देने की बात होती तो फिर ये ज्यादा इजाफा करना ही नहीं था। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट के साथ जो है ये कीमतें बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ दोगुना बढ़ा दी जाती हैं, जब कम होती हैं तो यहाँ पर उस तरह से रिलीफ नहीं दिया जाता है। इस हवाले से क्या कोई मैकेनिज़्म होता है कीमतें तय करने का, या ये हुक्मरानों की अपनी मर्जी होती है कि वो रिलीफ दें या ना दें? देखिए जी, जहाँ तक मैकेनिज्म का तल्लुक है, हमारे सारे अदारे हैं, हुकूमतें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ये उनकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो पेट्रोल की कीमतों का तयन करें बैनुल-अक़वामी मार्केट के प्राइसेस के लिहाज से, और फिर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसकी जो रेशो के लिहाज से कि 1 रुपये कितने का बनता है। तो वो चूँकि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सारी चीज़ें एडवर्स हैं। एक जो है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की कीमत एक सतह पर रुकी हुई है जो 80 से ऊपर डॉलर की है और उससे कोई रिलीफ नहीं आया। और दूसरी ये है कि पाकिस्तान की जो एक्सचेंज रेट है वो भी इतनी ज़्यादा हमारे एडवर्स है, हमारे खिलाफ है कि अगर वो डॉलर्स में अगर थोड़ा सा इजाफा होता है तो रुपये में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। चले सर, अवाम इसलिए भी परेशान होते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा होता है तो दीगर अशिया भी महंगी हो जाती हैं और महंगाई में इजाफा हो जाता है। गुलफराज अहमद साहब हमारे साथ, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दिन भर में वापस आएंगे ब्रेक के बाद अब प्रोग्राम में बात करते हैं कि ननकाना साहिब में बचियाना रोड पर इंतहाई अफसोसनाक हादसे में 17 खवातीन समेत 45 अफराद जख्मी हो गए।
जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जबकि हादसे का शिकार मुसाफिर बस सियालकोट से फोर्ट अब्बास जा रही थी। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद, उनसे मजीद जान लेते हैं। तारिक, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है अब? मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ननकाना साहब में, जहाँ पर रात सियालकोट से फोर्टाबाद जाने वाली बस जो कि जब ननकाना साहब पहुंची बुचाना रोड पे, ड्राइवर की तेज रफ्तारी के बायस वो उल्ट गई और उसमें 17 खवातीन समेत 45 लोग शदीद जख्मी हुए। मेरे साथ इस वक्त एक जख्मी मौजूद है जो कि ननकाना डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एडमिट है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या वाकया हुआ। ਉੱਥੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਕਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, पेट बंदा देख के जाने जख्मी होकर बड़े नुकसान हुए जी। जैसा कि आपने सुना, जख्मी का कहना है कि ड्राइवर शायद सो गया या तेज रफ्तार की वजह से बस उल्ट गई और इनमें से बहुत सारे जख्मी जो हैं वो लाहौर भी रेफर किए हैं। कुछ लोग अपना इलाज मुआवजे के बाद घरों को चले गए हैं और उनका मजीद इलाज जारी है। आज के प्रोग्राम से कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।